हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? भले चंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्टिविटी प्लस लेक्चर के वीडियोस। यानी कि इसमें हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, उन टॉपिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे और उन टॉपिक्स का साइंटिफिक फिनोमिना भी आपको बताएंगे। यानी कि बेसिक फॉर इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी दोनों को कंबाइन करके हम चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, उन्हीं के ऊपर एक्टिविटी भी करेंगे और उन्हीं को एक्सप्लेन भी करेंगे। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्चुअली हर टॉपिक को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन को आप आज पहले थियोरेटिकली समझिए, फिर उसके ऊपर हम दो एक्टिविटीज़ करेंगे और उन दो एक्टिविटीज़ के थ्रू आप सरफेस टेंशन एक छोटे बच्चे को भी सिखा पाएंगे। इतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस में कॉन्सेप्ट को बेटर करने के लिए हमने ये सेशन स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आज की एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। पहले लेक्चर सुनिए, फिर एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, सरफेस टेंशन, ये वर्ड आप में से काफ़ी बच्चों ने पहले सुना होगा और काफ़ी बच्चों के लिए न्यू है। ठीक है, अगर आप ग्रेड 6 में पढ़ते हैं तो भी आपके कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और 12th में पढ़ते हैं तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों को आज ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सरफेस टेंशन, इस पर जो नाम है, देखिए नाम पे हम पहले हमेशा फोकस करते हैं कि नाम जो रखे जाते हैं बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं। सरफेस, देखिए सरफेस यानी कि किसी भी सब्सटेंस के सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, टेंशन एक तरीके के स्ट्रेच की बात हो रही है। ठीक है, एक स्ट्रेच की बात हो रही है, जब खिंचाव आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक प्लास्टिक की पॉलिथीन है। ठीक है, इसको चारों डायरेक्शन से खींचते हैं हम। ठीक है, खींच तो हम इस साइड से रहे हैं, बॉर्डर से खींच रहे हैं, लेकिन इसकी बीच में जो सेंटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर भी एक खिंचाव होता है, एक टेंशन होती है। ठीक है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इस तरीके की टेंशन क्रिएट हो जाती है, एक खिंचाव महसूस होता है। जैसे एक रबड़ बैंड है, उसको आप खींचिए, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो पूरी लेंथ वाइज हर मॉलिक्यूल के ऊपर एक स्ट्रेस है। ठीक है, उसी तरीके से लिक्विड सरफेस के ऊपर भी एक टेंशन होता है। ठीक है, एक खिंचाव होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये मैंने पानी लिया, पहले तो आप एक ड्रॉप लीजिए, पानी का ड्रॉप लीजिए और उसे टेबल पे रखिए। ठीक है, और उसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि उसने कैसी शेप ली है। ठीक है, और उसके बाद आप एक थोड़ा सा पानी लीजिए, उसे ऐसे फिंगर पे डिप कीजिए और ऐसे रखिए। आप देखेंगे कि वाटर का ड्रॉपलेट स्फेरिकल सरफेस लेकर लटक गया है, ये ऐसे अटक गया है लेकिन गिर नहीं रहा है, और इसने शेप भी कौन सा लिया? स्फेरिकल लिया। यानी कि इस स्फेरिकल शेप में कुछ लोचा है, इसमें कुछ है। टेबल पे रखते हैं ड्रॉप तो भी स्फेरिकल, फिंगर पे लेते हैं ड्रॉप तो भी स्फेरिकल। ये स्फेरिकल शेप का चक्कर क्या है? तो इसी चक्कर को हमें समझना है। ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, यही आपको आज सीखने हैं। ठीक है, देखिए सरफेस टेंशन में बेसिकली होता क्या है कि हर लिक्विड सरफेस, ठीक है, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड कोशिश करता है मिनिमम सरफेस एरिया गेन करने की। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया, हर लिक्विड चाहता है कि उसका एरिया कम से कम हो। ठीक है, क्यों चाहता है? सॉलिड्स के तो शेप और साइज स्ट्रक्चर फिक्स होता है, उसके तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, और उसी मूवमेंट की वजह से उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया रखें, यानी अपने एरिया को कम से कम रखें। ठीक है, तो इस टेंडेंसी को ही बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी कि इट इज अ टेंडेंसी, मैं लिख दूं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू attain minimum सरफेस एरिया। यानी कि हर लिक्विड चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। आपने ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़े होंगे, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में सबसे कम सरफेस एरिया कंपैरेटिवली किसका माना जाता है? स्फेयर का। सबसे कम स्फेयर। देखें तो आपको क्या ये ड्रॉपलेट
एक छोटे से स्फेयर जैसा नहीं नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अगर थोड़ा सा और इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से और पावरफुल हो जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट एक बॉल बन जाता, एक स्फेयर बन जाता। उसी तरीके से ये भी देखिए एक स्फेयर बनने की कोशिश कर रहा है। तो वाटर क्या करता है, वाटर या कोई भी लिक्विड क्या करता है, वो चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, मिनिमम सरफेस एरिया, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो हर लिक्विड, हमेशा आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड आप जब टेबल पे रखते हैं, उसका एक ड्रॉप रखते हैं, तो वो ड्रॉप हमेशा कैसा सरफेस लेता है? स्फेरिकल सरफेस लेता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तो एग्जांपल ये हो गया, मान लीजिए कि एक टेबल है, उस टेबल पे आपने वाटर का एक ड्रॉपलेट रखा, तो उसका शेप होगा लगभग इतना। ठीक है, ना पूरा दबा हुआ होगा, ना पूरा फ्लैट होगा या पूरा उठा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा मीडियम होगा। फिर हमने रखा मरकरी का एक ड्रॉप। मरकरी अगर आप टेबल पे रखेंगे तो वो बॉल की तरह बन जाएगा, वो फ्लैट नहीं होगा, वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, फिर आप रख के देखिए इथेनॉल एक ड्रॉप। इथेनॉल स्फेरिकल शेप ही नहीं लेगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि वाटर में ड्रॉपलेट कैसा है, थोड़ा सा मीडियम है, इसमें बिल्कुल राउंड हो गया और इसमें फ्लैट, इसमें स्फेरिकल सरफेस लिया ही नहीं। ये सब चीजें हमें क्या बता रही हैं कि इन तीनों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रांग हैं और कितनी वीक हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, स्फेरिकल सरफेस उतना ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी, उतना सरफेस टेंशन और उतना स्फेरिकल सरफेस कम होगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई बहुत रफ तरीके से, सिर्फ डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्चुअल में क्या होता है, इस ड्रॉपलेट के ऊपर क्या होता है, उसे समझते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलो बताता हूं बच्चों, हम मान लेते हैं कि वो जो ड्रॉपलेट मैंने बनाया था छोटा सा, उसको एक बड़े से शेप में मैं तैयार कर देता हूं यहां। ठीक है, देखो कितना बड़ा वाटर ड्रॉपलेट बना दिया मैंने। ये नीचे टेबल नजर आ रहा है, थोड़ा डार्क कर दूं, ये देखिए ये ड्रॉपलेट हमने बना दिया। ठीक, अब इसके साथ अब आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी होंगी इस फिनोमिना को समझने के लिए। सबसे पहली चीज है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को आप अगर संधि विच्छेद करें तो को का मतलब होता है एक जैसा। अहेसिव फोर्स, ये एक्चुअली कंबाइंड हुआ है इसलिए एक वर्ड गायब हो गया। तो ऐसी फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, यानी एक जैसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एक होता है अडहेसिव फोर्स, ये भी बता देते हैं हाथों हाथ, इसका काम आगे आएगा। अडहेसिव फोर्स, अडहेसिव वर्ड आपने कहाँ सुना है? अडहेसिव वर्ड आपने सुना होगा फेविकोल के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा आपने, फेविकोल पे लिखा होता है इट इज अ गुड अडहेसिव। और जितने भी सॉल्यूशन या जितने भी अपने फेविक्विक और ये दूसरे ब्रांड के जो आते हैं कॉपी पे पेपर पे जो ग्लू होता है, ठीक है, जितने भी ये ग्लू होते हैं, टेप होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये अडहेसिव होते हैं। तो अडहेसिव का काम क्या होता है? अडहेसिव का काम होता है कि कोई सब्सटेंस ए का मॉलिक्यूल है तो वो बी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके, तो ऐसी फोर्स को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, द फोर्स बिटवीन, हाँ बोलो, द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of two different substances। अगर नहीं नज़र आ रहा हो तो मैंने जो रिपीट किया है उसे वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर तब आप दोबारा लिख सकते हैं।
मैंने कहा है कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को अडहेसिव फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने फेविकोल का एग्जाम्पल दिया, तो फेविकोल किसको चिपका देता है भाई? फेविकोल और पेपर को अगर आप मिला दें तो वो आपस में चिपक जाते हैं। भाई पेपर फेविकोल से चिपकता है, फिर फेविकोल दूसरी लेयर दूसरे पेपर से चिपकती है, तो वो चिपक जाते हैं, दो पेपर चिपक जाते हैं। अगर आप फेविकोल का एक ड्रॉप फेविकोल के ही एक ड्रॉप पे डालेंगे तो क्या वो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, लेकिन फेविकोल पेपर के साथ चिपक जाएगा। तो वो फोर्स होती है अडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये दोनों फोर्स से समझ में आई। सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो कोहेसिव, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो अडहेसिव। ठीक है, अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सरफेस टेंशन में ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, ये जो सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक टेंशन है, एक अजीब सा टेंशन है। जैसे मैंने आपको बताया था रबड़ बैंड के ऊपर जो टेंशन होता है खींचने पर, वैसा ही टेंशन इस ड्रॉपलेट के ऊपर है। ठीक है, अब वो टेंशन क्रिएट कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज एक वाटर का मॉलिक्यूल है यहां सेंटर में, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल को दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा होगा, और एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर से अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल राइट से अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक लेफ्ट से अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक साइड से अट्रैक्ट कर रहा होगा, फिर दूसरी साइड से कर रहा होगा। इसी तरीके से जो भी वाटर मॉलिक्यूल इस ड्रॉप के बीच में है, ठीक है, उसे आसपास के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि एक जैसी फोर्स सभी डायरेक्शन से लग रही है, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी होगी? रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी जल्दी बताइए? 0। इधर से भी सेम फोर्स, इधर से भी सेम फोर्स, राइट से भी सेम, लेफ्ट से भी सेम, ऊपर से भी सेम, नीचे से भी सेम। तो फोर्सेस कैसी हो जाएंगी? रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यही काम सब जगह हो रहा है। अब थोड़ा सरफेस पे चलते हैं। अगर आप सरफेस के एक मॉलिक्यूल को देखें तो सरफेस के मॉलिक्यूल को एक फोर्स नीचे से लग रही है, एक साइड से लग रही है, एक दूसरी साइड से लग रही है, एक सरफेस के ही दूसरे मॉलिक्यूल से लग रही है। मान लीजिए सरफेस पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, वो भी खींचेगा, दूसरी साइड से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। आप देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि ऊपर फोर्स नहीं है, सारी फोर्स नीचे है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका खिंचाव किस तरफ होगा? सेंटर की तरफ होगा। समझ में आ रहा है? जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर हैं उनकी रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है? सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे कि हम इसे मान लें रेडियस ऑफ स्फीयर, तो सबके रेडियस सेंटर से आके मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं, सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस बीच में है और बीच की फोर्सेस 0 हैं, तो ये टेंशन क्रिएट हो गया। इसे कुछ इस तरीके से मानिए कि भाई कोई एक बहुत बड़ा टेंट का कपड़ा है और आपने कह दिया 4 बच्चों से कि भाई चारों कॉर्नर्स पे खड़े हो जाओ और सेंटर की तरफ दौड़ो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पूरा टेंट का कपड़ा स्फेरिकल शेप ले लेगा। चारों कॉर्नर सेंटर में मिलाने के बाद जो ऊपर का एरिया बनेगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। उसी तरीके से जब भी कोई वाटर ड्रॉपलेट यानी कोई लिक्विड सरफेस स्फेरिकल शेप लेता है, तो वो क्यों लेता है? क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल्स किस तरफ समेटना चाहते हैं, किस तरफ आना चाहते हैं? सेंटर में आना चाहते हैं। ठीक है, तो इस फोर्स को, जो फोर्स अंदर की तरफ लगती है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनल प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है और ये सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एरिया भी है और फोर्स भी है। तो प्रेशर आप जानते ही हैं क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो पर्टिकुलर एक एरिया के ऊपर ये फोर्स लग रही है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। ठीक है, अब जो प्रेशर ऊपर एटमॉस्फेयर से लग रहा है, उस एटमॉस्फेयर को कौन रिपेल कर रहा है? मान लीजिए सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको भी कौन दबा रहा है? उसको भी कौन लड़ रहा है उसके साथ? सरफेस के मॉलिक्यूल्स लड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत तरीके की फोर्सेस होती हैं, लेकिन सभी फोर्सेस का जो सेंटर होता है वो ड्रॉपलेट के सेंटर में होता है, बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया कि सरफेस टेंशन में जब भी कोई लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप लेता है, तो क्यों लेता है? ताकि वो सेंटर की तरफ जा सके।
उसके सारे मॉलिक्यूल्स का खिंचाव किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, स्फेरिकल शेप लेती हैं। ठीक है, मरकरी में भी यही होता है। जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब मैं आपको 2 एक्टिविटीज करके दिखाऊंगा। उन दोनों ही एक्टिविटीज में 1 बाय 1 पहले आप एक्टिविटी देखिए। ठीक है, एक एक्टिविटी पेपर के साथ वाटर पे आपने करी होगी, कभी देखी होगी यूट्यूब पर या कहीं और। उस एक्टिविटी को अब आप आज देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये होती क्यों है या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। किया? तो फर्स्ट एक्टिविटी है रिपेलिंग पेपर। जल्दी से इस एक्टिविटी को देखिए। एक्टिविटी देखी आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी जो एक्टिविटी आपने देखी, इसके अंदर जो पेपर है वो इधर उधर क्यों भाग रहा है। भाई करा क्या है, एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर वाटर लिया। ठीक है, वाटर ने कैसा सरफेस लिया होगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल लिया होगा। फिर इस पे हमने क्या डाल दिए, पेपर डाल दिए, यही किया ना। अब पेपर डालने के बाद इस पूरे सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेच तैयार हुआ। फिर हमने क्या किया, एक स्टिक के ऊपर क्या लगा दिया, सोप लगा दिया। सोप के मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, यानी कि वो वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, उनके साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं। और वाटर का सरफेस कहता है पोलर, जो वाटर है वो क्या है, पोलर है। तो जैसे ही सोप का मॉलिक्यूल सेंटर में आता है, तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक प्लास्टिक की पन्नी को बहुत टाइट पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से खींच रहे हैं आप, चारों तरफ से खींच रहे हैं, और बीच में से कोई सुई मार दे, क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक, जैसा आपने इमेजिन किया। जैसी कोई सुई मारेगा तो वैसे ही जो फोर्सेस जो चारों तरफ खींच रही थी वो पन्नी को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, तो वही काम यहां हुआ। जैसे ही सोप मॉलिक्यूल्स यहां आए, और क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इसके साथ तो वाटर के सरफेस की बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, कोहेसिव फोर्स बन नहीं सकते। तो सारा वाटर मॉलिक्यूल किस तरफ चले जाता है, कॉर्नर्स की तरफ चले जाता है, क्योंकि सेंटर में तो सोप आ गया। तो सारा वाटर मॉलिक्यूल कहां जाता है, सेंटर की तरफ चले जाता है। ठीक है, एक तरीके से वो फिल्म टूट जाती है। समझ में आई वो एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब जल्दी से ये दूसरी एक्टिविटी देखिए और फिर मैं समझाता हूं कि उस एक्टिविटी के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। जल्दी से देखिए। देखा आपने एक्टिविटी को, उसमें अभी आपने जो देखा, इसके अंदर आपने देखा कि एक कप लिया है, कप के अंदर वाटर है। वाटर के अंदर जितनी भी बॉल्स हैं वो किस तरफ जा रही हैं, एजिस की तरफ जा रही हैं, सेंटर की तरफ नहीं आ रही हैं। जैसे ही ये वाटर सरफेस स्फेरिकल हो जाता है, तो क्या होता है, ये सारी बॉल्स सेंटर में आ जाती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही हम इसे स्फेरिकल शेप लेते हैं, इसका जो ऊपर का सरफेस है उसे स्फेरिकल करते हैं पानी भर के उस ग्लास में, तो बॉल सेंटर में क्यों आ रही हैं? और वाटर को दोबारा कम कर दो तो ये वापस से एजेस पे चली जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी, कोहेसिव और एडहेसिव। ठीक है, 2 फोर्सेस मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि, और आपने भी देखा कि ये बॉल्स ग्लास की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब यहां पर कोहेसिव फोर्स है कि एडहेसिव फोर्स है? बताइए। एडहेसिव फोर्स।
यानी कि ये थर्मोकॉल की जो बॉल्स हैं ये ग्लास की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर स्फेरिकल सरफेस लिया जाता है तो क्या हुआ, स्फेरिकल सरफेस लेने के बाद आप जानते हैं कि सारी फोर्सेस कैसी हैं, सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर स्फेरिकल सरफेस होने से क्या हो रहा है कि स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से यहां पर फोर्सेस कैसी हो गई हैं, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई सरफेस आपका, चलो मैं थोड़ा बड़ा क्लियर बना देता हूं। ये ग्लास था, ये स्फेरिकल सरफेस वाटर का, ग्लास तो यहीं पे रह गया। तो अब अगर थर्मोकॉल बॉल यहां आती भी है इस कॉर्नर पे तो उसको थर्मोकॉल का ग्लास तो मिलेगा नहीं, पेपर का ग्लास वो मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगी, वो सेंटर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि सेंटर में फोर्सेस कैसी हैं, जीरो हैं, कंपैरेटिवली लेस हैं। जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि अनबैलेंस्ड है, कंपैरेटिवली लेस हैं। एजेस पे फोर्स ज्यादा है और यहां पर फोर्स कम है। अब एजेस पे फोर्स ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहां पर कोहेसिव प्लस अडहेसिव दोनों हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और सरफेस टेंशन भी बना रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और यहां पे वो दोनों काम नहीं हो रहे हैं, तो लेस फोर्सेस की वजह से थर्मोकॉल की बॉल सेंटर में आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटर में क्या है, फोर्सेस कम है, यानी कि सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। तो इसीलिए जितनी भी बॉल्स आप रखेंगे स्फेरिकल सरफेस लेने के बाद सेंटर में आएगा, क्योंकि वहां पर फोर्सेस कैसी हैं, मिनिमम फोर्सेस हैं। एजेस पे कैसी हैं, मैक्सिमम है, ठीक है। अडहेसिव तो मिलनी बंद हो गई, कोहेसिव के साथ इनका कुछ काम नहीं है, क्योंकि वाटर को रिपेल करते हैं। तो सेंटर में इनको सबसे बेस्ट फोर्स मिल रही है। पूरी फिल्म का जो नल पॉइंट है वो सेंटर है। आई होप दोनों एक्टिविटीज आपको समझ में आई, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है सरफेस टेंशन का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझे बोलते हैं कि हाँ आपको वो एक्सप्रेशन भी सीखना है, यानी कि 11-12 के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट है वो सीखना है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जितने भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय।